वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गॉस लॉ की कुछ अदर एप्लीकेशंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी फॉर अ हॉलो स्फीयर एंड फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, राइट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट थिन वायर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर के बारे में, राइट। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 2। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर। सपोज इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मे भी हो सकता है नेगेटिव हो। हमने क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज का केस लिया। और इस इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पी पॉइंट पर। और ये जो पी पॉइंट है इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पर प्लेस है, स्मॉल आर। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी हर एक पॉइंट पे क्या होंगी, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है। राइट। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कैसी होगी, कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। सपोज अगर ये मेरा इनफाइनाइट वायर है और इसमें से मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो हर एक पॉइंट से आउटवर्ड होंगी। और इस वायर के चारों तरफ अगर मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है वायर के चारों तरफ, तो वो कैसी होगी, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप की होगी। मैं इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर देता हूँ जिसकी रेडियस क्या है, r। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दी और इसकी रेडियस क्या है, r। सपोज लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है, l, रेडियस r। अब ये जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं हर एक पॉइंट पर आउटवर्ड, इस सरफेस के लिए ये सपोज S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है और जो कर्व सरफेस है वो S3 है। टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना पास होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, सेकंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 एंड थर्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू द कर्व सरफेस। टोटल फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, राइट। इस S1 सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर मेरा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये, इस सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये, और इसके लिए कर्व सरफेस के लिए ये। नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं और नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस सरफेस S1 के लिए नॉर्मल वेक्टर ये और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, अगेन 90 डिग्री। फॉर S3 सरफेस, इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या होगा, 0। वी नो डैट
फाई ई डॉट डी एस। अब इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, मैं फाई 1 की बात करूं और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया डी एस, तो फॉर S1 के लिए, DS1 के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, E क्लोज E डॉट DS, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, cos 90 डिग्री। सिमिलरली फाई 2 E क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS टू एंगल, अगेन इन दोनों के बीच में क्या है, E डॉट DS cos 90 डिग्री। तो फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और फाई 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, cos 90 0। तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, S3 सरफेस की वजह से। सपोज हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें DS। अब इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस का जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन है वो 0 है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसकी वजह से होगा, कर्व पार्ट की वजह से। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन 0, तो फाई जो टोटल निकल के आएगा ड्यू टू फाई 3, राइट। एंड नाउ टोटल फाई क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, राइट। अब एंगल बिटवीन DS के जो नॉर्मल वेक्टर है ये और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। तो E डॉट DS cos 0 फाई इज इक्वल टू E डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS cos 0। नाउ E डॉट DS हर एक जो रेडियल पार्ट है, हर एक r डिस्टेंस पे जो मेरा सरफेस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इस E को क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, E डॉट DS फाई इज इक्वल टू E डॉट DS। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या है, इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है, राइट। सपोज इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा। अब L लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फॉर L लेंथ के लिए चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ। तो इस गॉसियन सरफेस, L लेंथ के गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना क्लोज होगा, लैम्डा इंटू L। तो E डॉट DS, इसे थोड़ा सा रफ कर दे, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट DS Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, कर सरफेस एरिया E इज इक्वल्स टू 2 पाई R L, राइट। और Q इनसाइड द सरफेस लैम्डा इंटू में L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ L से L कैंसिल, E इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय R, that is the electrical field intensity at r distance from the infinite long wire is this। means जो electrical field intensity है वो inversely proportional है distance के। जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ग्राफ की बात करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड बिटवीन डिस्टेंस,
आर इंक्रीज करने पे हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंट्रीब्यूशन था ड्यू टू द रेडियल पार्ट ओनली, इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर और hollow cylinder। Now electrical field intensity due to conducting solid cylinder or conducting hollow सिलेंडर या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर, तीनों के केस में क्या है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा सरफेस पे होता है। हमने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करा था तो ये स्टडी करा था अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है सॉलिड, और उसमें अगर हमने चार्ज इंजेक्ट कराते हैं तो वो चार्ज सारा सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि जो सेम चार्ज हम उसमें इंजेक्ट करा रहे हैं उनमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स लगने की वजह से वो उस बॉडी की बाउंड्री पे आके कलेक्ट हो जाएगा, मीन्स सरफेस पे आके सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है यूनिफॉर्मली। सपोज एक सॉलिड सिलेंडर है, और इस सॉलिड सिलेंडर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दो जगह पे कैलकुलेट करनी है, एक इनसाइड द बॉडी और एक आउटसाइड द बॉडी। सपोज ये सिलेंडर की एक्सिस है और इस एक्सिस से इनसाइड द सरफेस कोई पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे प्लेस है। मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इस एक्सिस के चारों तरफ एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमने क्या कर दी, ड्रॉ, राइट। और इसकी रेडियस क्या है, एल। सपोज इस गॉसियन सरफेस की लेंथ क्या है, एल। ये सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है, सरफेस 1 फर्स्ट, इसका नॉर्मल वेक्टर, ये सरफेस 2 φ2 नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ये सरफेस 3 नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। प्रीवियस केस में हमने देखा था कि इन दो सरफेस से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, हर एक पॉइंट पे क्या है, आउटवर्ड, और इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बीच में एंगल क्या है, 90। तो φ1 की वजह से और φ2 की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, बिटवीन एंगल ई, जो एंगल होगा बिटवीन ई और नॉर्मल वेक्टर के बीच में कितना है, 90 डिग्री, राइट। तो φ1 और φ2 की वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो। तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, सरफेस 3 की वजह से, कर्व पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा फाई। सपोज इस पे हमने कोई ds एलिमेंट ले लेते हैं और इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। नाउ फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds एंगल cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
नाउ ये जो इनसाइड द सरफेस चार्ज इस गॉसियन सरफेस के लिए, अब ये सॉलिड सिलेंडर हो कंडक्टिंग, या फिर हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो, या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर हो, इनसाइड द सरफेस चार्ज क्या है? जीरो। क्यू कितना है हमारा? जीरो। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द जीरो, जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा? जीरो। राइट, मीन्स इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जीरो। नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस। नाउ आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। थोड़ा बड़ा सिलेंडर बना लेते हैं। इस सिलेंडर के आउटसाइड किसी पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है जो इसकी सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस आर पर प्लेस है। राइट, तो सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे? इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमने इसके चारों तरफ आर रेडियस का एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जिसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। राइट, नाउ इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना पास होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस सिलेंडर की लेंथ क्या है? L। इस L लेंथ के अंदर इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। राइट, और इस L लेंथ के लिए जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा? सरफेस एरिया 4L लेंथ। इस सिलेंडर की रेडियस सपोज कैपिटल R है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल R और L। L लेंथ का हमने गॉसियन सरफेस लिया था, तो L लेंथ का ही इसके अंदर सिलेंडर लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हो गया? ये इसका सरफेस एरिया हो गया। टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस Q इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इंटू 2 पाई कैपिटल R L। ये जो सिग्मा है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई E डॉट ds is equals to Q inside the surface divided by epsilon naught. Now we know that electrical flux through this surface और this surface क्या होगा? जीरो होगा। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने करा था। नाउ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से होगा? इस कर्व पार्ट की वजह से। सपोज इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? ये। और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी क्या हैं? सेम डायरेक्शन में। तो जो E डॉट डी एस है इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो। E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q इनसाइड द सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिग्मा इंटू 2 पाई R कैपिटल R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E हर एक पॉइंट पर R डिस्टेंस पर क्या होगा? सेम। तो E हम बाहर निकाल सकते हैं। E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds cos 0 कितना होगा? 1। नाउ सिग्मा 2 पाई कैपिटल R L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, नाउ ds इसका सरफेस एरिया क्या होगा? E 2 पाई इस गॉसियन सरफेस के लिए जो रेडियस है वो क्या है? R स्मॉल r L इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई R कैपिटल L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। राइट, L से L कैंसिल।
तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो गया है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट divided by R. That is the electrical field intensity outside the cylinder. Here sigma is constant, R, capital R, radius of cylinder, this is also constant, epsilon naught permittivity is also constant, but R is variable, means जो electrical field intensity है outside the cylinder is inversely proportional to distance. E is inversely proportional to R. Right. Means अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना था, 0. अगर ये मेरा सिलेंडर है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R. तो इनसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या है, 0. मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे R जो स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, यहाँ तक क्या है 0 और इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. हेयर E इज 0, that is the distance axis and this is electrical field. Right. Now हम नेक्स्ट केस करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर. नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर. अब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है. प्रीवियस एग्जांपल में जो हमारा सॉलिड सिलेंडर था वो कंडक्टिंग था, जिसकी वजह से कि सारा का सारा चार्ज कहाँ था, सरफेस पे था. बट ये नॉन कंडक्टिंग है, तो जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली इनसाइड द बॉडी भी होगा. अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी. सपोज ये सिलेंडर की एक्सिस है और सिलेंडर की रेडियस क्या है, R, कैपिटल R. फर्स्ट केस इनसाइड द बॉडी, इस एक्सिस से किसी R डिस्टेंस पे P पॉइंट है जिस पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट अगेन हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट के लिए इस एक्सिस के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस. अगेन वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल. सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी. सपोज इस गॉसियन सरफेस की लेंथ क्या है, L, और रेडियस क्या है, स्मॉल r. राइट. पहले केस में जब हम इनसाइड द बॉडी इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे चार्ज क्या था, 0. बट यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली इनसाइड द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इस r डिस्टेंस तक कितना चार्ज होगा. सपोज इस पूरे बॉडी की जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो है. राइट. इस पूरी बॉडी की जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है. तो इस r रेडियस और l लेंथ के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, q इनसाइड रो इंटू वी. अब इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, रो पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू l. राइट. अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, क्लोज E डॉट ds is equals to q inside the surface divided by
एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये सरफेस और ये सरफेस, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इस सरफेस के लिए एंगल और इलेक्ट्रिक नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर के लिए जो ds का नॉर्मल वेक्टर है और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ds का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90। सिमिलरली इस सरफेस के, इस पे अगर हम स्मॉल एरिया ds ले लें तो अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में। यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर डाउनवर्ड। तो इन दोनों सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अगेन जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, इस रेडियल कर्व पार्ट की वजह से, इस कर्व पार्ट की वजह से मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। सपोज ये मेरा एरिया एलिमेंट स्मॉल ds है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस। तो E डॉट ds, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ज़ीरो। E डॉट ds cos जीरो, इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो। जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो कर्व पार्ट की वजह से होगा, राइट। Q इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ हर एक r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। E मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकते हैं, क्लोज ds Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हेयर अगेन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, क्योंकि जो इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है वो क्या है, हमारी वैक्यूम की है, बट यहाँ पे हमारा एक मटेरियल है और उस मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन, राइट। तो E डॉट ds Q इनसाइड डिवाइड बाय द एप्सिलॉन। अब इस सरफेस, इस गॉसियन जो हमने सरफेस लिया, इसके लिए जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। यहाँ पे r स्मॉल और जो h है वो क्या है, इसकी लेंथ कौन सरफेस की, L। Q इनसाइड द सरफेस कितना आया था, रो पाई r स्क्वायर L डिवाइड बाय एप्सिलॉन। नाउ पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, L से L कैंसिल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारा निकल के आया क्या आएगा, रो इंटू r डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू 2। E इज इक्वल्स टू रो r डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। मीन्स इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, रो क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। मीन्स जैसे जैसे हम इस सरफेस के अंदर इस एक्सिस से दूर जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इनसाइड द सरफेस। क्यों होगी, अगर हमारा और ज़्यादा गॉसियन सरफेस बड़ा होगा तो चार्ज इनसाइड द सरफेस ज़्यादा होगा, और चार्ज इनसाइड द सरफेस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नाउ बात करें आउटसाइड द सरफेस। नाउ आउटसाइड द सरफेस, अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, आउटसाइड द सरफेस। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, इसमें ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और कोई P आउटसाइड द पॉइंट है इस एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे, अगेन जो रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे।
सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ ड्रॉ करेंगे, कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। सपोज ये पी पॉइंट है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इसके चारों तरफ ड्रॉ कर दी, और इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर, और लेंथ एल, राइट। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, E dot ds q inside the surface divided by epsilon. Now इलेक्ट्रिकल फील्ड P पॉइंट पे फाइंड करना है। इस वाले सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अगेन ज़ीरो, क्योंकि इसका नॉर्मल वेक्टर अपवर्ड, इसका नॉर्मल वेक्टर डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, एंगल 90। एंगल 90 मीन्स दोनों के बीच में क्या है, एंगल 90 है, यहाँ पे भी एंगल 90 है। तो इन दो पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कर्व वाले पार्ट की वजह से होगा, इस पोर्शन की वजह से। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इसकी वजह से, और इस पोर्शन की वजह से क्या है, ज़ीरो, ड्यू टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री। नाउ E डॉट डी एस ड्यू टू दिस सरफेस, कर्व सरफेस, सपोज इस पर हमने कोई डी एस एलिमेंट ले लिया, इसका नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड, एंगल बिटवीन E एंड नॉर्मल वेक्टर क्या है, ज़ीरो, तो E डॉट डी एस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू Q inside the surface divided by epsilon. Now Q inside the surface कितना होगा, इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी क्या, रो, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन लाई कर रहा है सिलेंडर का, तो इसी पोर्शन के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, और इस पोर्शन, इस वाले पोर्शन की वजह से, सपोज इसके चारों तरफ मैंने इतने पोर्शन में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी थी, तो इतने ही पोर्शन में जो चार्ज मेरा एनक्लोज है वो लेंगे, और इस पोर्शन में चार्ज एनक्लोज क्या होगा, इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, और इस पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी रेडियस इनसाइड द सरफेस क्या है, आर रेडियस है, इनटू लेंथ, अगेन जो हमारी गॉसियन सरफेस की लेंथ है वही लेंथ हम इसके ले लेंगे, क्या हो जाएगी, एल। तो Q इनसाइड द सरफेस क्या हो गया, रो पाई स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर एल। नाउ E डॉट डी एस रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सॉरी। E हर एक पॉइंट पे, ये हर एक पॉइंट जो हमारा सरफेस पे वो कितना आर डिस्टेंस पे, तो E क्या होगा, सेम E हम बाहर निकाल लेंगे, क्लोज डी एस रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन। डी एस सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट, एल से एल भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना निकल के आएगा, रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर एप्सिलॉन। जबकि हमारा इनसाइड द सरफेस, ये इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड। यहाँ पे रो कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, मीन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के आउटसाइड द सरफेस।
मीन्स आउटसाइड द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और इनसाइड द सरफेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। राइट। ग्राफ की बात करें ई वर्सेस आर के लिए, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो इनसाइड द सरफेस क्या है हमारा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ई भी क्या होगा, इंक्रीज। और रेडियस जब सिलेंडर की रेडियस के इक्वल हो जाएगा, अगेन आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस पे क्या होगा, मैक्सिमम। और आउटसाइड द सरफेस हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। E is inversely proportional to R, here E is directly proportional to R, right। इनसाइड हमारा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगा, और हम इस सरफेस से जब दूर जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज डिस्टेंस के साथ, राइट। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर एप्लीकेशंस करेंगे गॉस लॉ की, राइट। थैंक यू।